नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में 16 जिलों के 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पर वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आईपैक रेड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी अपनी दलीलें दे रही है तो बंगाल सरकार की तरफ से तमाम दलीलें पेश की जा रही है। बंगाल सरकार का कहना है कि ईडी जांच का कोई मौलिक अधिकार नहीं बनता, तो वहीं ईडी बार बार इसमें सीबीआई जांच की मांग को उठा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे फंसती दिखाई दे रही है सीएम ममता बनर्जी, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कल पहले चरण की वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग से पहले ही कुछ संकेत मिल रहे हैं, लगता है ममता बनर्जी के लिए संजोग खराब है, उनके किस्मत खराब है। इस बार वोटिंग से पहले ही वो सरेंडर मोड में नजर आ रही है। एक तो चुनाव में हार का खतरा दिख रहा है और दूसरा संकेत इनके ऊपर जांच और उसके बाद गिरफ्तारी का दिख रहा है। यानी दोनों एक ही साथ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और दूसरी तरफ ईडी का पश्चिम बंगाल में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन। अभी नुसरत जहां कोलकाता में ईडी के ऑफिस में पहुंची हुई है, वहां पूछताछ हो रहा है कि देखो भाई, तुम पहले ममता बनर्जी की ही सांसद थी। ऐसा नहीं है कि नुसरत जहां को कोई एक्ट्रेस होने के कारण, उनके पर्सनल स्कैम के कारण उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। यह भी राशन घोटाला है, जो ममता बनर्जी की सरकार का ही घोटाला है। उधर कोलकाता के अंदर आईपैक के ऑफिस सील हो चुके हैं। तस्वीरें भी ये है कि किस तरह से कामकाज सब कुछ ठप हो चुका है। तो आईपैक के ऑफिस ऑपरेशंस बंद कर चुका है। इसका मतलब ममता बनर्जी के सबसे बड़े रणनीतिकार, जो कभी प्रशांत किशोर हुआ करते थे, अब पूरी आईपैक की टीम है, वो उसने अपने आप को उससे अलग करके ममता बनर्जी को बता दिया कि हम अब वो डिस्क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि आप चुनाव हार रही हो। हमारे पास एक आधार रहेगा कि देखो, हमने तो ममता बनर्जी को 20 दिन पहले ही छोड़ दिया था, हमने काम नहीं किया उनके लिए। अब वो चुनाव जीतती हैं हारती हैं, ममता बनर्जी की अपनी जिम्मेदारी होगी। ये भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि आईपैक जैसी संस्थानें वो जो काम करती है डाटा के आधार पर, वो ग्राउंड से रिपोर्ट करती है। हर विधानसभा में आईपैक की टीम नियुक्त था और उसको अगर ये लगता कि ममता बनर्जी जीत रही है, तो ऐसे समय में चुनाव से ठीक पहले आईपैक की टीम ये नहीं कहता कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। उसको पता होता सरकार बन जाएगी तो फिर हमारे लिए सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। यानी कि आईपैक को पता है, ये प्रतीक जैन को पता है कि नहीं, अब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएगी तो इसके साथ लगाव रख के क्या करेंगे। ऐसी पार्टी जो कि हमारे लिए केवल पश्चिम बंगाल में ही कुछ काम दे सकती है, धंधा दे सकती है, और उसमें भी सरकार में रहेगी तो बड़े धंधे देगी, जैसे कोल स्कैम में पैसे हवाला के जरिए भेजा गया। आईपैक ने यह दिखा दिया कि नहीं, अब ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। दूसरी तरफ आईपैक के ऊपर ईडी के रेड पड़ रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में इसकी चर्चा तो है ही कि विनेश चंडेल हिरासत में है ईडी के, ऋषिराज सिंह को समन भेजा गया है, प्रतीक जैन जो पश्चिम बंगाल में आईपैक को देख रहा है, उसकी बीबी और भाई दोनों को समन भेजा जा चुका है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के सबसे विश्वसनीय लोगों में से थे, यानी कुछ कैंडिडेट, देवाशीष कुमार की बात हो रही है, जो इनके लिए पैसे देते थे और वो अभी ईडी के रडार में है, छापेमारी उनके पास हुई। जो पुराने घोटालेबाज नेता थे, पार्थो चटर्जी जैसे, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे कि कहीं बाहर निकले नहीं कि ईडी के अधिकारी उधर से आए उठाकर ले जाए, क्योंकि उनके घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। उधर इनके फिनांसर जितने थे, मिराज शाह से लेकर जो एक कामदार तक, इन सब के घर पे ईडी की छापेमारी हुई है। और उसके बाद ये लोग डरे हुए हैं कि अगर हमारे अकाउंट से कुछ पैसे इधर से उधर गए, या फिर अगर हमने ट्रांसपोर्ट किया, हवाला के जरिए भी पैसे भेजे, तो उसके बाद ईडी की नजर ऐसी है और फ्लाइंग स्क्वाड जो चुनाव आयोग ने बनाया है, कहीं पकड़ लिया, जो
करोड़ों करोड़ पकड़े जा रहे हैं, उसमें हमारा नाम आया तो चुनाव से पहले जेल के अंदर रहेंगे। तो ये सारे संकेत तो ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव मुश्किल ही नहीं है बल्कि जीतना लगभग असंभव दिख रहा इसका है। इम्पैक्ट जनता पर क्या पड़ेगा? क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले इस तरह की अगर खबरें आती है कि ईडी किसी नेता से पूछताछ कर रही है, छापेमारी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से मसला चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला है, ये सारी चीजें मिलके ममता बनर्जी की छवि पर कितना बड़ा डेंट मारेगा वोटिंग से ठीक एक दिन? देखिए, यही तो चल रहा है कि ये सारा परसेप्शन बना रहा है, लोगों के भीतर ये परसेप्शन बन रहा है कि जिसे हमने इतने दिन तक सपोर्ट किया वो अब सपोर्ट के लायक नहीं है। सारे कच्चे चिट्ठे ममता बनर्जी के खुल रहे हैं। तो ये तो चुनाव में ममता बनर्जी के हार के संकेत हैं, लेकिन चुनाव में हारने के बाद वो सीएम की कुर्सी से हट जाएगी, सीएम तो नहीं रहेगी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी की स्थिति नहीं होगी? जैसे आज केजरीवाल छटपटा रहा है, इस मामले में गया हाई कोर्ट में जाकर खुद ही प्लीड कर रहा है कि नहीं नहीं हमें निर्दोष हैं, कभी जज के ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन लीगल बैटल में ऐसा फंसा हुआ है कि उसको डर लगता होता है कि कब कौन सी टीम हमारे घर पर आए, कब हम गिरफ्तार कर लिए जाएं और फिर से बेल की, जमानत की याचिका पर याचिका देना पड़ेगा। उसी तरह तो ममता बनर्जी को नहीं होना, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पहली बार ऐसा हुआ। इतने घोटाले ममता बनर्जी की सरकार में हुए, 21 बड़े मंत्री नेता ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर है, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द के कई लोग हैं। आईपैक के मामले में भी, आईपैक के इस हवाला रैकेट में, कोल स्कैम में अभिषेक बनर्जी का नाम आया, ममता बनर्जी का नहीं आया। तो इस पूरे मामले में जितने घोटाले हुए, ममता बनर्जी अपने आप को बाहर रखे हुई थी, लेकिन इस मामले में खुद ममता बनर्जी फंसी है, इसलिए परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही, अभी जो सुनवाई चल रही है उससे पहले इन लोगों को लग गया था कि अब सीबीआई की जांच होगी। अब ममता बनर्जी से सीबीआई पूछताछ करेगी चुनाव के तुरंत बाद, और इसीलिए इन लोगों ने नया पैंतरा शुरू कर दिया। पहले जो ये मौलिक अधिकार वाली बात कर रहे थे उस पर तो दोनों जजों ने, पीके मिश्रा ने भी कहा था और उसके बाद विश्वनाथन, जस्टिस विश्वनाथन ने भी कहा था। इन लोगों का मानना था कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि ईडी को मौलिक अधिकार नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो सरकार की एजेंसी है, शिकायत की जानी चाहिए अगर आपको कोई तकलीफ हुई है। तो उसी समय इन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि देखिए, अगर शिकायत के लिए अथॉरिटी है तो वो कौन सी अथॉरिटी है? अगर ईडी को शिकायत ही करना हो तो फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस को करेगी, जो कि पश्चिम बंगाल की पुलिस का कमिश्नर हमारे सामने खड़ा है, जो ममता बनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरी फौज उतार दिया था और ईडी के अधिकारियों से बदतमीजी की। उनके खिलाफ शिकायत कहां की जा सकती है? ये तो आप निर्धारित करेंगे कि क्या इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि मौलिक अधिकार नहीं है ईडी के पास इस बात के लिए कि रिट याचिका दायर करे। तो ऐसे में अगर रिट पिटीशन दायर किया हुआ है तो कोई समाधान कहीं से तो निकलेगा। इसका मतलब है कि इन लोगों को लग गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो जब अब सुनवाई होनी थी उससे 2 दिन पहले इन लोगों ने नया पैंतरा देखा और श्याम दीवान जो इनके वकील हैं उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि यह बड़ा संवैधानिक मुद्दा है, यह छोटा मोटा मामला नहीं है जिस पर 2 जजों की बेंच सुनवाई कर सके। यह ऐसा संवैधानिक संकट की स्थिति है कि कम से कम 5 जजों की बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। यह एक नया पैंतरा होता है सुप्रीम कोर्ट में। जब आपके पास सारे आधार खत्म हो जाते हैं तो लगता है कि अब हमें समय की जरूरत है, थोड़ा और इस मामले को खींचना चाहिए। तो अब विश्वास पैदा किया कि 2 जजों पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक मामला है तो इसमें ज्यादा बड़ी बेंच चाहिए, 5 जज चाहिए कम से कम। इसका मतलब है कि इनको लग चुका है कि 5 जज की बेंच की मांग कर रहे हैं। अगर 2 जज ये चाह लेंगे कि नहीं 5 जजों की जरूरत है तो उसके बाद नई बेंच बनेगी। नई बेंच बनने के लिए रोटेशन देखा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत ये तय करेंगे कि कौन कौन से जज उस बेंच में होने चाहिए। तो इसमें 1-2 महीने का समय लग जाएगा, तब तक चुनाव तो खत्म हो जाएगा। तो ये चालाकी इन लोगों ने की, लेकिन अब ये चालाकी भी कामयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 2 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने माना कि जब संवैधानिक स्थिति की बात है तो आप चैलेंज तब करोगे जबकि हम इस पर फैसला सुना देंगे। अगर सीबीआई जांच की बात हो जाएगी, अगर हम फैसला दे देते हैं तो आपके पास एक अधिकार होता है कि आप रिव्यू पिटीशन डालो।
और रिव्यू पिटीशन में कहो कि 2 जजों की बेंच नहीं 3 जज की बेंच बननी चाहिए, 5 जज की बननी चाहिए, 7 जज की बननी चाहिए, या फिर 13 जज की बननी चाहिए। जो बड़ी बेंच की मांग होती है वो छोटे बेंच के फैसले के बाद, क्योंकि ये सिंगल बेंच तो है नहीं कि सिंगल जज इस पर सुनवाई कर रहे हैं और उस पर फैसला बाद में आएगा, तो उस बीच आपने इंटरजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें अब बड़ी बेंच चाहिए क्योंकि एक संवैधानिक सवाल है, तो सिंगल जज की बेंच इस पर फैसला नहीं ले सकता। सिंगल जज के अलावा जितने भी बेंच होंगे, 2 जजों की बेंच हो या 3 जजों की बेंच हो, कोई भी संवैधानिक मसले पर फैसला ले सकते हैं। और ये दोनों जज अगर एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी फैसला देते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, ममता बनर्जी को खुली छूट दे दो, दूसरा कहते हैं नहीं जांच होनी चाहिए, तो आगे की बेंच फैसला करेगी। लेकिन अभी जो इन लोगों को लग गया है, कपिल सिब्बल को भी लग गया है, पिछली बार से लगातार ये बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो जांच का अधिकार ही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी भी गए थे, कपिल सिब्बल भी गए थे, श्याम दीवान भी गए थे, मेनका गुरुस्वामी भी गई थी। ये सारे वकीलों की फौज को इन लोगों ने लगा लिया और सबका एक ही आधार था कि इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए कि ये याचिका जो दायर की गई है वो मेंटेनेबल है कि नहीं। लेकिन मेंटेनेबल है ये सुप्रीम कोर्ट ने रुख तैयार कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया तो इनको लग गया है कि अब तो जांच होगी, तो मतलब चुनाव हार रही हैं, बड़े संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात, अब इनका अरेस्ट वारंट सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार सीबीआई जांच की बात कर दी और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गया सीबीआई के अंदर, तो सीबीआई ममता बनर्जी से पूछताछ के लिए बुलाएगी। उसके बाद उसके पास अधिकार है कि कस्टडी में ले, फिर उनके जितने कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और इनके सारे पुलिस अधिकारी, जो कोलकाता पुलिस का डीसीपी, एसीपी और डीसी, ये सारे लोग उनके साथ गए थे, जिनका अपना वकील है जो अपना पक्ष रख रहे हैं, इन लोगों की भी पूछताछ होगी। तो ममता बनर्जी खुद और अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है कि चुनाव के एक दिन पहले, यानी वोटिंग कल होना है, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो जो बातें होगी, जैसे पिछले दिनों जो बातें हुई वो सारे लोगों ने समझा, जाना, मीडिया में आया कि नहीं आप अपनी बातें रट नहीं सकते, और इसीलिए ममता बनर्जी ने जो किया है वो गलत किया है, उसका तो कोई समाधान चाहिए। आज भी सुनवाई में ये सारी चीजें होगी और उसके बाद ममता बनर्जी का अरेस्ट वारंट भी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते ही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले जिस तरह की दलीलें ईडी की तरफ से दी जा रही है वो ममता के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बार बार ईडी सीबीआई जांच की मांग कर रही है और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि ममता ने जो किया वो गलत है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी जिस तरह से आईपैक रेड के मामले में रेड के दौरान ही दफ्तर में पहुंच जाती है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ मान लिया था कि ममता ने जो किया वो गलत है। अब देखना होगा कि सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है और ममता बनर्जी किस तरह से एक बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आती है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।